ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष चर्चा, रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण का महत्व। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं ओमवेश उपाध्याय। बीते बुधवार यानी कल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न अनुशासित उपायों पर कार्य समूह नियुक्त किया गया, जिसमें रुपए को विशेष आहरण अधिकार एसडीआर बास्केट में शामिल करना और रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की गति में तेजी लाने के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई शासन शामिल है। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक राधा श्याम राठौर की अध्यक्षता में एक अंतर विभागीय समूह आईडीजी की सिफारिशों को आरबीआई की वेबसाइट पर रखा गया था। आपको बता दें कि पिछले साल से बहुत सफल रूप से यह प्रयास चल रहे थे कि जब आरबीआई ने भारत से निर्यात पर जोर देते हुए वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से रुपए को इस्तेमाल करने की कवायद की थी। आज इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम में आपका स्वागत है सर। नमस्कार। सबसे पहले तो चर्चा की शुरुआत में मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो कार्य समूह नियुक्त किया गया है, क्या रिकमेंडेशंस उसने की हैं? विशेष बात यह है कि किसी भी देश के अंदर जब कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, खरीदारी बिक्री होती है, तो एक पर्टिकुलर करेंसी में होता है। जैसे हमारे देश में रुपए में, जिसको हम कहते हैं रुपीज, बांग्लादेश में होगा तो टाका, इंडोनेशिया में होगा तो रुपया, यूएसए में होगा तो डॉलर। तो एक एक देश के एक एक करेंसीज होते हैं। इनमें से कुछ कुछ करेंसी की क्षमता को देखते हुए उनके जो सेंट्रल बैंक होते हैं, वो सेंट्रल बैंक के जरिए एक ऐसा उनको दायरा दिया जाता है या उनके कामकाज में इतना स्पेस दिया जाता है, जिस पर हम अभी आएंगे, कि ये करेंसी को देश के बाहर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि हम और आप कहीं बाहर जब जाते हैं तो हम क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड उसका जो बिल आता है महीने के एंड में, वो तो इंडियन रुपी में ही दर्शाया जाता है, तो वो इंटरनेशनलाइजेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं इंडियन रुपी को लेकर आज मैं किसी तीसरे देश में पहुंच गया, जैसे इवन श्रीलंका में, कहीं मॉरिशस में या सिंगापुर में, तो अगर मैं उस रुपी को इस्तेमाल कर सकता हूं क्या किसी चीज की खरीदारी में? अगर मैं कर सकता हूं तो उस करेंसी को, रुपी को, उस वक्त हम कहेंगे रुपी पूर्णतः कन्वर्टेबल है, यानी कि वो दुनिया के किसी भी बाजार में वो एक्सेप्टेबल है। ये दर्जा कुछ ही करेंसीज को मिले हुए हैं। ये कोई अंतर्राष्ट्रीय नेगोशिएशन नहीं है। ये दर्जा उन करेंसीज को मिला है जिसमें डॉलर, यूएस डॉलर, यूके पाउंड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूरो, जापानीज येन, इन सब करेंसीज को ये दर्जा मिलता है कि ये करेंसी लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कहीं भी कोई भी अगर इस करेंसी को लेकर जाए तो मोटा मोटी इससे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कुछ खरीद सकते हैं, कुछ बेच भी सकते हैं इन करेंसी में। और ये क्यों? क्योंकि ये करेंसीज को उनके इकोनॉमी के प्रतिष्ठा के रूप में देखा जाता है। प्रतिष्ठा के रूप से ही ज्यादा मैं कहूँगा, उसके प्रतिष्ठा के बेसिस पे, उसका जो फाउंडेशन, उसकी जो बुनियाद है, वो काफी सशक्त होने की वजह से ये बहुत अरसों से इन करेंसीज का, वो बाकी देश के लोग भी इन करेंसीज का मूल्य समझते हैं, उसका गुरुत्व देते हैं, तो इसको कन्वर्टेबल करेंसी बोलते हैं। इस पिक्चर में, इस छवि में भारतीय करेंसी कहां पे आता है? भारतीय करेंसी आता है कि भारतीय करेंसी को हम जैसे कहते हैं करंट अकाउंट में हम कन्वर्टेबल मानते हैं, हम कैपिटल अकाउंट में कन्वर्टेबल नहीं मानते हैं। यानी कि रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार भारत से किसी भी देश से व्यापार, जैसे एक्सपोर्ट या निर्यात या आयात करने के लिए रुपया का इस्तेमाल हो सकता है। होगा या नहीं वो अलग बात है, लेकिन हो सकता है करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। लेकिन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, यानी कि भारतीय करेंसी को इस्तेमाल करके किसी भी देश में जाके हम पूरी तरीके से, जैसे कुछ चीज खरीद, जैसे मैं बोल रहा था कि करेंसी लेकर जाए, उसका इस तरह का ट्रांजैक्शन हम नहीं कर सकते हैं। और कर नहीं सकते हैं तो वजह क्या है कि वही कि भारतीय इकोनॉमी में बहुत वजह से उस दर्जा नहीं आया था। ये उस समय की बात है जब भारतीय इकोनॉमी काफी नरम हालत था, काफी डेवलपिंग इकोनॉमी था। अभी आरबीआई का कई सालों से इस पर चर्चा चल रही है कि भारतीय करेंसी को किस तरीके से और भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी इस्तेमाल बढ़ाया जाए, इसको किस तरह से और भी कामकाज में लाया जाए। और जैसे आप जानते हैं, भारत की इकोनॉमी ऑलरेडी दुनिया के 5वें नंबर पे पहुंच चुका है। वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। यही नहीं,
कुछ सालों में हमारा इसी ग्रोथ का अगर चलता रहा सिलसिला तो हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी हो जाएंगे। तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी का करेंसी के ऊपर सबको इंटरेस्ट रहेगा। कोई भी हमसे अगर बिजनेस करते हैं तो उनको इंटरेस्ट रहेगा कि भाई हम इस करेंसी को इस्तेमाल करें, इसी करेंसी में ही अपना ट्रांजैक्शन करें। जब ये इंटरेस्ट जागरूक होगा तो तब आता है रिजर्व बैंक, किसी भी सेंट्रल बैंक के कुछ नियम तब आते हैं कि क्या इन नियम का ये जो करेंसी में ट्रांजैक्शन होगा क्या कोई नियम का उल्लंघन हो जाएगा ऐसे करने से। आरबीआई के अपने कल के जो जितने सारे स्टेप्स के कदम के बारे में बताएं और पहले भी जो कई सारे स्टेप्स ले चुका है आरबीआई, वो इसलिए दिए गए हैं कि इस तरह का ट्रांजैक्शंस जैसे इनकी ट्रांजैक्शंस की में बढ़ोतरी होगी, इसमें लोगों का इंटरेस्ट होगा, उत्सुकता बढ़ेगी, तो ताकि उसके लिए एक ग्राउंड तैयार कर रहा है आरबीआई, एक जगह दे रहा है कि हाँ भाई आप अगर करना चाहें तो हम उनके लिए जो नेसेसरी जितने सारे नियम हैं उनका हम प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उनको हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं। जी, और सुमोय जी आपने बताया कि जो कदम उठा रहा है आरबीआई वो कैसे अंतर्राष्ट्रीयकरण भारतीय रुपए का बेहतर तरीके से हो उस बाबत है। क्या आप संक्षेप में हमारे श्रोताओं को जो भी शॉर्ट, मीडियम या लॉन्ग टर्म पे आरबीआई कदम उठाने का प्रयास कर रहा है उस बारे में जानकारी दे सकते हैं? एक कह रहा है आरबीआई कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जब किसी भी ट्रेड होगा आयात या निर्यात का, भारतीय जिसका एक छोर पे भारतीय कमोडिटीज है, दूसरे छोर पे कहीं और किसी देश के नागरिक हैं उनके व्यवसाय का रिलेशनशिप में, तो आरबीआई उसको प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रहा है। कल का एक बहुत बड़ा कदम इस पर था कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, यानी कि किन चीजों के ट्रांजैक्शंस में भारतीय मुद्रा का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा जरूरी चीज है क्योंकि अगर किसी भी ट्रांजैक्शंस अगर जब होते हैं तो विदेशी नागरिक जब हमारे देश में कोई चीज खरीदेंगे और वो रुपये में ट्रांजैक्शन खरीदेंगे और भारतीय नागरिक अगर उनको रुपये में अगर उनका पेमेंट करे तो उनको फिर फ्रीडम होनी चाहिए कि वो पैसा वो डायरेक्टली वापस ले जाए, कि वो पैसे में के ऊपर कोई रोक ना रहे कि भारतीय रुपया बाहर नहीं ले जा सकते हैं। तो उन पर बहुत सारे फ्रीडम दिए गए हैं। आरबीआई अभी क्या कर रहा है, आरबीआई इसकी जो सीमा रेखा है उसको और भी बढ़ा दिए हैं, बहुत सारे बढ़ा दिए हैं। और इसकी वजह से अभी क्या है कि भारत के रुपए को लेकर किसी भी इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी एक्सपोर्टर इंपोर्टर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। साथ ही ये है कि एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी जो हमारे देश में आके इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में, उनके लिए भी बहुत सारे उसके जो संबंधित कदम हैं, बहुत सारे वो पहले से ही अलाउड थे, बहुत सारे कदम को और भी विस्तृत करने की जरूरत। हमारे श्रोताओं को मैं उन बारीकियों में नींद ले जाना चाहता कि क्या क्या बिंदु हैं जिन पर ये सारे बदलाव लाए गए हैं। ये बताना काफी है। ये जिन चीजों में जितने सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको आरबीआई ढीला करते जा रहा है, और ढीला इसलिए करने का आरबीआई को कॉन्फिडेंस है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो प्रगति है और जिस मोड़ पे भारत आ चुका है वो दोनों को देखते हुए आरबीआई को लगता है कि अभी ये कदम लेना संगत है। इस कदम लेने से अर्थव्यवस्था में ज्यादा बेहतरी आएगी। जी बिल्कुल। और सुमोय जी, चर्चा की शुरुआत में जैसा आप हमें बता रहे थे कि अगर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो भी व्यापार हो रहा है उसमें भारतीय रुपए अगर ज्यादा उपयोग में आएंगे तो सीधे तौर पर भारत की आर्थिक इमेज है वो बढ़ेगी। तो ऐसे में एक रुचि या एक सवाल आम श्रोताओं के मन में होगा कि जो एसडीआर बास्केट है जिसमें भारतीय रुपया शामिल होने की कवायद में है वो क्यों इतना महत्वपूर्ण है, और क्या उससे कोई हमारे सामने चुनौती भी होगी जो आरबीआई या भारतीय सरकार को? बिल्कुल। इसमें क्या है कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसका एक जिसके कहते बास्केट ऑफ करेंसीज है, जिस करेंसीज वो अपने रिजर्व में रखते हैं। इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि किसी भी देश, खासकर डेवलपिंग यानी कि उन्नतिशील देश जिसको हम कहते हैं, इन सारे देशों में IMF कई बार सहायता देना पड़ता है। अब जैसे हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में या पाकिस्तान में या नेपाल में, बांग्लादेश में कई बार IMF को इस तरह के सपोर्ट देने की जरूरत पड़ी है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में तो इसी साल कुछ एक में ऑलरेडी अप्रूवल हुआ है। पाकिस्तान में अभी जस्ट अप्रूवल, क्योंकि हम मान सकते हैं कि भाई जस्ट अप्रूवल भी खत्म हुआ है और किया गया है, और बांग्लादेश को इस साल जनवरी से मिला है। इन सारे जो इन कंट्रीज को जब सपोर्ट दिया जाता है तो सपोर्ट किस तरह से दिया जाता है? IMF इन कंट्रीज को कुछ करेंसी लोन में देते हैं, एक करेंसी का बास्केट देते हैं उनको कि भाई आप हमारी तरफ से हम आपको ये सहायता दे रहे हैं
क्योंकि आपके खुद के पैसे में हम नहीं दे रहे हैं। वो पैसा देने से फायदा क्यों नहीं है? क्योंकि अगर उनको उस पैसे में दिया जाए तो उनके पास तो वो पैसे का भंडार है ही, उनके केंद्रीय सेंट्रल बैंक छापते हैं, तो उससे तो उनके फायदा नहीं होंगे। फायदा है, ये जरूरत है उनको कि विदेशी मुद्रा मिलना। विदेशी मुद्रा का एक बास्केट IMF उनको देता है जब इन कंट्रीज को मुश्किल भी होती है, नेगोशिएशंस बहुत कुछ के बाद। इंडिया इस बास्केट में कौन कौन से करेंसीज रहते हैं? ज्यादातर डॉलर, पाउंड, येन, इस तरह की करेंसीज। जी, अभी बात यह है कि इस करेंसीज में फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें भारतीय करेंसी का भी एक आने की बात है जिसका आपने उल्लेख किया है। दूसरी बात यह है कि भारतीय करेंसी जो एक और चीज है कि IMF कितना किस देश का करेंसी रखेगा, उसका हर देश के अनुसार एक वोटिंग राइट्स रहता है कि इस कंट्री के वोटिंग राइट्स इतना है, उसके अनुसार इतना करेंसी होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये एक आंकड़ा बनाया जाता है उस चीज में भी। चूंकि भारतीय करेंसी का होना RBI को लगता है कि जरूरी है। इससे फायदा क्या है कि अगर वो इंडियन करेंसी किसी देश को सहायता में मिला तो निश्चित ही उस देश कहेंगे अगर हमें आपकी करेंसी मिले तो हम आपसे ही ट्रेड ज्यादा करेंगे। तो इसलिए SDR बास्केट में इंडियन करेंसी कितना रहता है वो एक हमारे लिए एक फायदे का चीज है। और फायदे का चीज इसलिए है कि भारतीय प्रोडक्ट्स, भारतीय सर्विसेज अब पूरे देश में, पूरे दुनिया में फैल रहे हैं, इसकी जरूरत है। तो इन सब चीजों का वो देश चाहेंगे कि भाई कोई भी देश कि भाई हम जब आपसे खरीदारी करेंगे तो इंडियन करेंसी में ही करें। तो ये वही जो हम पहले कह रहे थे कि ट्रेडिंग में जैसे बहुत सारे मामलों में इंडियन रुपी का इस्तेमाल किया जाएगा, साथ में अगर IMF के सपोर्ट बास्केट्स में अगर इंडियन रुपी रहता है तो उससे भी भारतीय अर्थव्यवस्था में हमारे लिए अच्छी बात है कि वो उस रुपये का इस्तेमाल करके उन देश हमसे ज्यादा ट्रेड करना चाहेंगे। IDG ने व्यक्त किया है कि रुपए में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनने की क्षमता है क्योंकि भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण का भारत के घरेलू व्यापार और निवेश प्रवाह पर क्या प्रभाव पड़ेगा और साथ में ही श्रोताओं की रुचि के लिए क्या उनकी अपनी भी परचेजिंग पावर पर व्यक्तिगत तौर पर इसका असर पड़ेगा? इंटरनेशनल करेंसी होने का सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि देश के अंदर में किसी को भी कोई इससे मुश्किलात नहीं होती हैं। उल्टा अगर भारतीय करेंसी का अगर प्रचलन ज्यादा हो विदेश में तो हमारे देश से जो लोग बाहर जा रहे हैं वो भी इसी करेंसी में ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे, जैसे इंडिया के साथ सिंगापुर के साथ रुपए का भी समझौता हुआ है, उसी तरह से बाकी कुछ कुछ देशों के साथ भी अभी समझौता हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इंडियन जब भारत से बाहर जा रहे हैं तो उनको विदेशी मुद्रा खरीदने की जरूरत नहीं है। उन देशों में जब वो जाते हैं तो वो इंडियन रुपी साथ में ही लेके जा सकते हैं, जैसे कि मानो वो अपने ही देश में घूम रहे हैं और उसी में ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इंटरनेशनलाइजेशन रुपी से ये बहुत बड़ा फायदा आता है। दूसरा, देश के अंदर के लोगों को जब कोई चीजों की आयात हो रही है, हम बहुत सारा तेल का आयात करते हैं, सोने का आयात करते हैं, इन सब चीजों की जो दाम है, अगर हमारा करेंसी इंटरनेशनलाइज रहता है, इकोनॉमी का शक्ति बढ़ जाता है, जैसे बढ़ रहा है, तो निश्चित ही उनके जो दाम है वो कम रहते हैं। वो एटलीस्ट कम से कम हमारे लिए एक बाहरी इन्फ्लेशन की वजह से हमारे देश में भी इन्फ्लेशन का जो दौर है उसका असर उतना ज्यादा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो उसकी लंबा चर्चा हम कभी कर सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी ये है कि अगर आपकी करेंसी पे ही अगर ट्रांजैक्शंस को दर्शाया जा रहा है तो निश्चित ही आपकी करेंसी देश में भी जिस भाव में रहेगा उस भाव में विदेश में भी रहेगा। तो देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए ये बहुत बड़ा चीज हो जाता है, कंफर्टेबल चीज हो जाता है। और बहुत सार्थक चर्चा इसे अंतर्राष्ट्रीयकरण भारतीय रुपए का हो रहा है, वो कितना महत्वपूर्ण है भारत और हम सब भारतीयों के लिए। हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण का महत्व। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे ओमवेश उपाध्याय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।